हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैं के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 10 सितंबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक के अनुसार देश में संस्थागत प्रसव के मामले में कौन सा जिला अव्वल रहा है? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी छतरपुर, ऑप्शन सी बस्तर, ऑप्शन डी जैसलमेर। देखिए, संस्थागत प्रसव के मामले में बस्तर जिले ने राष्ट्रीय और प्रादेशिक औसत को पीछे छोड़ दिया है। नक्सल समस्या, सड़कों का अभाव, जंगल पहाड़, नदी नालों, साक्षरता की कमी जैसी विषम परिस्थितियों के बावजूद यहाँ के लोगों की जागरूकता, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, प्रशासन के अतिरिक्त प्रयास और स्वास्थ्य अमले में के समर्पण के चलते ये सुखद परिणाम आया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा हाल ही में जारी स्वास्थ्य सूचकांक के अनुसार संस्थागत प्रसव का राष्ट्रीय औसत 78.9 है। छत्तीसगढ़ में औसत 17.2% है। वहीं बस्तर जिले में 96% संस्थागत प्रसव हो रहे हैं। मिलेनियम गोल के अंतर्गत वर्ष 2030 तक संस्थागत प्रसव को 100% तक ले जाने का लक्ष्य है। 4-5 साल पहले यह संस्थागत प्रसव के मामले में फिसड्डी बस्तर आज दूसरे जिलों के लिए नजीर पेश कर रहा है। जननी सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के सफल क्रियान्वयन के साथ जिला प्रशासन द्वारा हाल ही में शुरू की गई माझी योजना की इस उपलब्धि में प्रमुख भूमिका रही है। गर्भवती माताओं की उचित देखभाल हो रही है। संस्थागत प्रसव पर नगद राशि दी जा रही है। उच्च अधिकारियों से लेकर मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आदि सभी विषम परिस्थितियों के मौजूद कर्तव्य से निर्वहन में डटे हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बस्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कुवैत से कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे टैंकर पोत में आग लग गई। यह टैंकर पोत कौन से देश के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ? ऑप्शन ए सेशेल्स, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी श्रीलंका। देखिए, कुवैत से कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे एक टैंकर पोत में श्रीलंका के पूर्वी तट के पास आग लग गई थी। इस हादसे में पोत पर सवार चालक दल के 24 सदस्यों में से एक लापता है और एक घायल है। पनामा के में पंजीकृत टैंकर न्यू डायमंड में लगी आग पर नियंत्रण पाने के लिए श्रीलंका की नौसेना द्वारा सहायता मांगे जाने पर भारतीय तटरक्षक बल ने तुरंत ही अपने 3 पोतश्रय, शौर्य, सारंग और समुद्र पहरेदार के अलावा एक डॉर्नियर विमान मदद के लिए भेज दिया है। यह टैंकर कुवैत से 2,70,000 टन कच्चा तेल लेकर भारत आ रहा था। श्रीलंकाई नौसेना के प्रवक्ता कैप्टन इंद्रिका सिल्वा ने बताया कि अम्परा जिले के पूर्व में सांगमा कांटा के तट के पास टैंकर के इंजन कक्ष में आग लग गई। उन्होंने कहा कि बचाव अभियान के लिए 4 पोत भेजे गए हैं। नौसेना के पोत पूर्वी बंदरगाह त्रिकोमाली और दक्षिण बंदरगाह हवनटोटा में भेजे गए हैं। इसके अलावा हवनटोटा में 31 अगस्त को डेरा डाले रूस के 2 युद्धपोत भी आग पर काबू पाने के लिए रवाना हो गए थे। सिल्वा के अनुसार जिस समय न्यू डायमंड के इंजन कक्ष में आग लगी, वहां चालक दल के 24 लोग मौजूद थे। नौसेना ने टैंकर के कैप्टन और चालक दल में एक के सदस्य को बचा लिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से इस्लामिक देश में पहली बार हिंदू विधवाओं को उनके पति की कृषि भूमि और गैर कृषि भूमि दोनों में ही हिस्सेदारी का अधिकार मिलेगा? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी मालदीव। देखिए, इस्लामिक देश बांग्लादेश में पहली बार हिंदू विधवाओं को उनके पति की कृषि भूमि और गैर कृषि भूमि दोनों में ही हिस्सेदारी का अधिकार मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की उच्च अदालत ने हिंदू महिलाओं के हक में फैसला दिया है। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने कहा कि हिंदू विधवाओं को अपने पति की जायदाद पर पूरा हक है, फिर वो चाहे कोई भी संपत्ति हो। इसमें कृषि और गैर कृषि भूमि में कोई भेद नहीं किया गया है। मौजूदा मानकों के तहत हिंदू विधवाओं को बांग्लादेश में उनके पति का घर तो जायदाद में मिल सकता है, लेकिन कोई कृषि योग्य या गैर कृषि भूमि उनके नाम नहीं की जाती है। हाईकोर्ट ने यह फैसला एक बांग्लादेशी नागरिक ज्योतिन्द्र नाथ मंडल की एक सिविल रिवीजन पिटीशन पर दिया। खुलना जिले के रहने वाले मंडल ने निचली अदालत में फैसले को चुनौती दी। इससे पहले 7 मार्च 2004 को खुलना की जिला अदालत में अपने फैसले में कहा था कि ज्योतिन्द्र नाथ के बड़े भाई अभिमन्यु मंडल की विधवा की गौरी दासी को अपने दिवंगत पति की कृषि भूमि का अधिकार मिलेगा। अभिमन्यु की मृत्यु 1996 में होने के बाद उनकी जमीन गौरी के नाम कर दी गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा कैदी को पेरोल पर छोड़ने में सभी राज्यों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। यह आदेश जारी करने वाले गृह मंत्रालय के सचिव का नाम क्या है? ऑप्शन ए अजय भल्ला, ऑप्शन बी राजीव कुमार, ऑप्शन सी अमिताभ कांत, ऑप्शन डी प्रदीप पुखराज। देखिए, कोरोना के कारण जेल से पेरोल पर छोड़े गए कैदियों की आपराधिक घटनाओं में संलिप्तता को देखते हुए गृह मंत्रालय ने राज्यों को सावधान किया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर साफ कर दिया है कि पेरोल या समय पूर्व रिहाई किसी कैदी का अधिकार नहीं है और इसका फैसला सोच समझकर लिया जाना चाहिए। ध्यान देने की बात है कि पंजाब में एक लड़की से मोबाइल छीनने की घटना के वायरल हुए वीडियो से आरोपित को हाल ही में जेल से छोड़ा गया था। केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्यों में कहा कि किसी अपराधी को जेल में कैद करने का अहम उद्देश्य उसमें समाज को सुरक्षित करना भी है। ऐसे में किसी भी ऐसे कैदी को पैरोल पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए जो समाज के लिए खतरनाक साबित हो। इसके लिए गृह सचिव ने गृह मंत्रालय की ओर से जारी मॉडल जेल संहिता 2016 का हवाला दिया। राज्यों को इसी के अनुरूप अपनी जेल संहिता को तैयार करने की सलाह दी गई है। इसके तहत किसी भी कैदी को पेरोल पर या समय पूर्व रिहा करने से पहले मनोवैज्ञानिक, अपराध विशेषज्ञ या वो अन्य अधिकारियों की कमेटी में विचार किया जाना चाहिए और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उस पर फैसला लिया जाना चाहिए। गृह सचिव ने राज्यों की आतंकवाद और जघन्य अपराध में शामिल कैदियों के लिए पेरोल या समय पूर्व रिहाई की व्यवस्था पूरी तरह खत्म होनी चाहिए। सामान्य अपराध में शामिल कैदियों के व्यवहार और सजा वो उसके काटे जाने के समय को ध्यान में रखते हुए इस तरह फैसला लिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिश को अनिवार्य बनाना जरूरी है। दरअसल जेल संहिता राज्य का विषय है, इसलिए राज्य सरकार का फैसला इस पर अंतिम होता है। गृह मंत्रालय उसे केवल सलाह दे सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अजय भल्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कोरोना काल में अनलॉक 4 के दौरान देश में होने वाला पहला खेल का आयोजन कौन से राज्य में होगा? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी तमिलनाडु। देखिए, झारखंड राज्य क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित और TCM स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पार्टनर्स द्वारा प्रायोजित झारखंड T20 लीग कोरोना काल में देश में होने वाला पहला खेल आयोजन करेगा। अनलॉक 4 में यह क्रिकेट लीग 15 सितंबर से रांची के JSCA स्टेडियम में खेली जाएगी। सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला जमशेदपुर में होगा। फाइनल मैच 2 अक्टूबर को होने की संभावना है। पहले यह टूर्नामेंट 10 से 27 सितंबर तक होना था। JSCA के TS ने इस लीग को प्रत्येक वर्ष आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह T20 क्रिकेट लीग हर वर्ष सत्र शुरू होने से पहले आयोजित की जाएगी। देशव्यापी लॉकडाउन और इसके बाद अनलॉक के दौरान यह देश में पहला लाइव खेल आयोजन होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी झारखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रह्मांड में हो रही गतिविधियों का अब और बारीकी से अध्ययन करने के लिए नासा कौन सा शक्तिशाली टेलीस्कोप का निर्माण कर रहा है? ऑप्शन ए रोमन स्पेस टेलीस्कोप, ऑप्शन बी हब्बल टेलीस्कोप, ऑप्शन सी चंद्रा टेलीस्कोप, ऑप्शन डी केपलर टेलीस्कोप। देखिए, ब्रह्मांड में हो रही गतिविधियों का अब और बारीकी से अध्ययन किया जा सकेगा क्योंकि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने नेसी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप का प्राइमरी मिरर तैयार कर लिया है। इसकी मदद से लावारिस ग्रहों की खोज करने के लिए ब्रह्मांडीय पिंडों से प्रकाश एकत्रित किया जाएगा। साथ ही इसे हब्बल टेलीस्कोप के मुकाबले 100 गुना अधिक स्पष्ट तस्वीरें भी ली जा सकेगी। लावारिस ग्रहों को निष्कासित ग्रह भी कहा जाता है। असल में ये ऐसे ग्रह होते हैं जो अपने सौर मंडल से बाहर निकलकर किसी भी तारे या अन्य पिंडों के गुरुत्वाकर्षण से परे हो जाते हैं और सीधे आकाशगंगा की परिक्रमा करते हैं। कुछ खगोलविदों का अनुमान है कि ब्रह्मांड में बुध से 2 गुने आकार के असंख्य निष्कासित ग्रह मौजूद हैं। मैरीलैंड के ग्रीन बेल्ट में नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में रोमन टेलीस्कोप मैनेजर स्टॉक स्मिथ ने कहा कि यह लेंस का तैयार होना मील के पत्थर पाने जैसा है। उन्होंने कहा कि रोमन टेलीस्कोप को 2025 में लॉन्च करने की तैयारी है। इससे अंतरिक्ष में गुजरने वाली इंफ्रारेड लाइफ का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। इसे बिना किसी उपकरण में नहीं देखा जा सकता। स्मिथ ने बताया कि रोमन के कुछ लेंस का व्यास 2.4 मीटर और वजन 186 किलोग्राम है। हालांकि हब्बल का लेंस भी इतना ही बड़ा है, लेकिन रोमन का भार इसका 1/4 है। इसके अलावा इसमें 300 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है जो हाई रेजोल्यूशन वाली इमेज लेने में सक्षम है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रोमन स्पेस टेलीस्कोप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निधन हुए प्रसिद्ध बुंदेलखंडी लोक गायक जिन्होंने बुंदेली बोली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी का नाम क्या है? ऑप्शन ए देशराज पटेरिया, ऑप्शन बी गोपाल श्रीवास्तव, ऑप्शन सी महेंद्र वर्मा, ऑप्शन डी विद्यासागर शास्त्री।
देखिए, बुंदेलखंड की तानसेन कहे जाने वाले पंडित जसराज पटेरिया का शनिवार को निधन हो गया। उन्होंने बुंदेली बोली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। शुक्रवार को दिन को दौरा पड़ने के कारण तो मिशन अस्पताल में भर्ती किया गया। स्थिति ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें गुरुग्राम के एक अस्पताल के लिए रेफर किया गया, लेकिन इसके पहले ही 67 वर्षीय पटेरिया की मृत्यु हो गई। कुछ दिनन रहे नहीं रहे जो तन माटी के मिल जे रे जैसे लोकगीत से जीवन की सच्चाई को पटेरिया सबके सामने सुरों में बोल कर लाते थे और लोग एकाचित होकर उसमें खो जाते थे। उनके कार्यक्रमों में हजारों श्रोता रात भर उनके लोकगीत सुनने के लिए जिस तरह से जमे रहते थे, वैसा आकर्षक बहुत कम कलाकारों में देखा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, देसराज पटेरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की ओर से दिए जाने वाले ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी 2020-21 के लिए किस भारतीय बच्चे को चुना गया है? ऑप्शन ए, नंदन नीलकणी, ऑप्शन बी, विशेष पटेल, ऑप्शन सी, मनीष गोस्वामी, ऑप्शन डी, कौटिल्य पंडित। देखिए, गूगल बॉय के नाम से मशहूर कौटिल्य पंडित आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। 5 साल की आयु पार करने के साथ ही इस बच्चे ने अपने नाम को सार्थक करना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते अद्भुत प्रतिभा की वजह से कई उपलब्धियां हासिल की। अभी उनका बालपन ढेरों सवालों के जवाब ढूंढता है और जवाब नहीं मिलने तक खोज में लगा रहता है। यही बात उन्हें दूसरे बच्चों से अलग बनाती है। हाल में उन्होंने एक और उपलब्धि हासिल की है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से दिए जाने वाले ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी के लिए कौटिल्य का चयन हुआ। इसी संदर्भ में 29 अगस्त को उन्होंने यूएनए में पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक एरिक सोलहेम से पर्यावरण संबंधित चिंताओं पर ऑनलाइन चर्चा की थी। बात करें कौटिल्य पंडित के बारे में तो 24 दिसंबर 2007 को हरियाणा में करनाल जिले के कोहड़ गांव में साधारण परिवार में कौटिल्य पंडित का जन्म हुआ, लेकिन छोटी आयु में ही उन्होंने अपने दिमागी विकास से परिवार के लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया था। पिता शशि सतीश शर्मा भूगोल के अध्यापक है। वो अक्सर घर पर मानचित्र लेकर आते थे। एक बार कौटिल्य ने 2 दिन में पूरा मानचित्र उनके अपने जहाज में उतार लिया। तो ये कुछ जो घरेलू उत्पाद, राजनीतिक, खेल, सामान्य ज्ञान सहित अन्य विषयों पर वो सवाल करने में हल करने लगे गए थे। अभी तक की उनकी उपलब्धियों के बारे में देखें तो संयुक्त राष्ट्र की ओर से दिए जाने वाले ग्लोबल चाइल्ड प्रोटेजी 2020-21 के लिए चयन, 15 अगस्त 2015 में इंग्लैंड की संसद में हाउस ऑफ कॉमर्स से भारत गौरव अवार्ड मिला। 2018 में इसरो के 50 विज्ञानियों के साथ अंतरिक्ष पर चर्चा की। 2016 में संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। 2017 में नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा सम्मानित किया गया। 2019 में दुबई के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हजारों बच्चों को जीनियस बनाने के लिए टिप्स दिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह के द्वारा भूपेंद्र हुड्डा ने अपने कार्यकाल में 10 लाख रुपए के प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। जनवरी 2014 में हरियाणा विधानसभा में सम्मानित। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर प्रणब मुखर्जी से सम्मानित। और कौन बनेगा करोड़पति में भाग लिया था। जापान और जर्मनी में कौटिल्य डॉक्यूमेंट्री बनी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कौटिल्य पंडित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में इसरो द्वारा चीन की गतिविधियों पर कौन से भारतीय सैटेलाइट के द्वारा निगरानी की जा रही है? ऑप्शन ए, सरल, ऑप्शन बी, रिसेट 2BR1, ऑप्शन सी, इनसेट 2DT, ऑप्शन डी, कार्टोसेट 1। देखिए, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन बार बार हिमाकत कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना हर बार उसकी साजिश को नाकाम बना रही है। चीन की पीपुल लिबरेशन आर्मी थोड़ी सी भी हलचल करती है तो पहले से ही अलर्ट भारतीय जवान उसके इरादों को निस्तानाबूद करने में पल भर की भी देरी नहीं लगाते। दरअसल एलएसी पर अंतरिक्ष से अदृश्य जासूस से चीन की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। सैन्य सूत्रों के अनुसार एलएसी पर सेना के देश में सैटेलाइट से दुश्मन की हर गतिविधियों के बारे में सटीक जानकारी मिल रही है। इसी की बदौलत भारतीय सेना ने एलएसी पर चीन से 2 कदम आगे बढ़ते हुए ब्लैक टॉप और कुछ चोटी पर कब्जा कर खुद को रणनीतिक रूप से मजबूत कर लिया। इसके साथ दिन रात उड़ान भर रहे वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर भी ऊंचाई से दुश्मन के इलाकों पर नजर रख रहे हैं। हाल ही में पूर्वी लद्दाख के दौरे पर पहुंचे थल सेना प्रमुख जनरल MS नरवाने ने सेना के निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने और सेना की तैयारियों की समीक्षा की थी। बात करें रिसेट 2BR1 की तो अंतरिक्ष से हमारा दोस्त है सैटेलाइट रिसेट 2BR1। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो ने कुछ महीने पूर्व लॉन्च किया था। हर मौसम में कारगर यह सैटेलाइट रडार इमेजिंग से मदद करता है और सटीक जानकारी देता है। रिसेट 2BR1 दिन और रात दोनों समय काम करता है और किसी भी समय मौसम में तस्वीरें लेने में सक्षम है। यह माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाला सैटेलाइट है, इसलिए इसे रडार इमेजिंग सैटेलाइट कहते हैं। यह रिसेट 2 का आधुनिक वर्जन है और भारत का निगहबान है। यह अंतरिक्ष में 576 किलोमीटर की ऊंचाई से देश की सीमाओं पर नजर रख रहा है।
सूत्रों के अनुसार एलएसी के पास डेमचौक क्षेत्र में 60 किलोमीटर की दूरी पर चीन ने अपना सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रिसेट 2BR1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत के दूसरी चरण के पहुंचने वाली BBV-152 या कोवैक्सीन का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन ए, भारत बायोटेक, ऑप्शन बी, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे, या ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों। देखिए, भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण की क्लिनिकल परीक्षण सोमवार से शुरू हो रहा है। हैदराबाद स्थित दवा निर्माता कंपनी को कोवैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल के लिए सभी जरूरी मंजूरी मिल चुकी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तहत आने वाले केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन की तरफ से कंपनी को दूसरे चरण के परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी गई थी। संयुक्त दवा नियंत्रक डॉक्टर एस ईश्वर रेड्डी की तरफ से कंपनी की मंजूरी संबंधी पत्र मिला है। भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन BBV-152 या कोवैक्सीन के दूसरे चरण का परीक्षण 380 स्वयंसेवकों पर किया जाएगा। कोवैक्सीन की खुराक देने के बाद इन सभी पर लगातार 4 दिनों तक नजर रखी जाएगी। कंपनी ने वैक्सीन के पहले चरण का ट्रायल देश के 12 केंद्रों पर 15 जुलाई को शुरू कर दिया था। इसमें स्वयंसेवकों को 14 दिन के अंतराल में 2 खुराक दी गई है। 375 स्वयंसेवकों पर अभी भी यह परीक्षण जारी है। हालांकि खुराक देने के बाद इन लोगों पर 2 दिनों तक नजर रखी गई थी। दूसरे चरण में ट्रायल में यह समय बढ़ाकर 4 दिन कर दिया गया है। भारत बायोटेक ने यह वैक्सीन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे के साथ मिलकर किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों। तो ये था आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।